आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। 2015 से रियल एस्टेट के लिए अच्छा साल साबित हो सकता है। जी हां, नए साल में सरकार इस सेक्टर के लिए नई नीति ला सकती है। वही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल भी पास होने की उम्मीद है और इससे प्रॉपर्टी की भागती कीमतों पर लगाम लगेगी और मांग में तेजी आएगी। – 2015 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उम्मीदों भरा है, खासकर जो ग्राहक ऊंचे दाम की वजह से 2014 में मकान नहीं खरीद पाए, उनका ये सपना 2015 में साकार हो सकता है। जानकारों के मुताबिक 2015 मार्च तक प्रॉपर्टी बाजार बेहतर होने की उम्मीद है और कीमतों में आई नरमी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। जानकारों की राय में प्रॉपर्टी मार्केट में साल 2014 में आई गिरावट का सिलसिला 2015 के शुरुआती दौर में भी देखने को मिल सकता है। अगर रेट कट वगैरह होता है, होम लोन में इंटरेस्ट रेट कट होता है, बढ़िया बजट आता है, बजट एक नई मोमेंटम क्रिएट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फोरकास्ट है अगले फाइनेंशियल ईयर का वो क्या होता है, उससे मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ ऑफ 2015 जो फाइनेंशियल ईयर है 2016 का, उसमें थोड़ा रिवाइवल आने की उम्मीद है। बिल्डरों के मुताबिक 2014 में काफी उथल पुथल देखने को मिला, चाहे वजह महंगे होम लोन रहे हो या फिर खाली मकानों की संख्या। 2014 में प्रॉपर्टी की मांग उम्मीदों से काफी कम रही। बिल्डर उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में सरकार रियल एस्टेट के लिए नई पॉलिसी ला सकती है। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा 2015 में रियल एस्टेट रेगुलेटर पास होने की उम्मीद है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन नॉर्म्स में ढील। अगर ऐसा होता रहा तो रियल एस्टेट सेक्टर को आसान और सस्ते लोन मिल पाना संभव होगा। इससे सस्ते दामों पर नई हाउसिंग परियोजनाओं में बढ़त देखी जा सकती है। ओवरऑल इस कंट्री की अगर डिमांड देखें तो वो बहुत कम है और जैसे ही वो परिवर्तन होगा सेंटिमेंट्स में और जॉब कॉन्फिडेंस में और जैसे ही कॉन्फिडेंस ओवरऑल आएगा और मार्केट उठेगी तो ये सारी सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। जानकारों का कहना है कि 2015 में रेजिडेंशियल सेगमेंट के अलावा कमर्शियल और रिटेल सेगमेंट में तेजी देखी जा सकती है। 2014 के मुकाबले नए साल में प्रॉपर्टी की कई बड़ी डील्स हो सकती हैं। चाणक्य भाटिया के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। और मेरे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे तारुफ आपका करा देती हूँ। विनीत सिंह हैं जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ पवन जसूजा हैं जो सीएमडी हैं फिनलेस के, मनोज गौर हैं सीएमडी हैं गौरसंस के, और साथ ही साथ नवीन रहेजा भी हमारे साथ हैं। और नवीन रहेजा जी, आपके साथ साथ मेरे तमाम जो मेहमान हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर 2014 में जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा नहीं बिक पाई थी, जो कस्टमर्स थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे बिल्डर्स। क्या आपको लगता है कि 2015 थोड़ा बेटर जरूर होगा? देखिए, बिल्कुल बेटर होना चाहिए। अभी एक थोड़ा सप्लाई डिमांड मिसमैच है। बायर्स वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स और कम होंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्पेशली हाउसिंग इंडस्ट्री है इसकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर डील मिलेगा ऑन होम लोन पे। तो आई थिंक काफ़ी वेट एंड वॉच पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कर रहा है। आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट वीक हैज़ बिन गुड। अनाउंसमेंट हुई है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कि दैट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को आई थिंक 5-6 डिफरेंट एरियाज़ के लिए उन्होंने थोड़ा ईजी बनाया है लैंड एक्विजिशन। सो येस, आई थिंक वी बिगिन द ईयर विद अ लॉट ऑफ होप। जी पवन, होप बहुत सारी चीजों से है। इस बार 2015 में सिर्फ शुरुआत है ये। क्या आपको लगता है कि 2014 बिल्डर्स के लिए उतना अच्छा नहीं गया, इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं गया? तो क्या बिल्डर्स जो हैं वो जो खाली पड़े मकान हैं उन्हें भरने के लिए यहाँ पर दाम गिरा सकते हैं? देखिए, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि 2014 अच्छा नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा स्लो रहा क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा आई सडनली। 2015 में सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो ये है कि फ्लैट मोस्टली रेडी टू मूव हो रहे हैं पूरे नोएडा एक्सटेंशन में, नोएडा वेस्ट में या नोएडा की बात करें। जैसे ही फ्लैट्स की पोजीशन दिखता है तो बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छी सेल होगी एंड रेट स्टेबल होंगे। पिछले 6 महीने में रेट जो है वो ऊपर नहीं गए, बट अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई। स्टेबिलिटी ऑलरेडी आ रही है और विद पोजीशन ये स्टेबिलिटी कन्वर्ट होगी सेल्स में एंड वी आर वेरी होपफुल कि बहुत ही अच्छी सेल आनी चाहिए। मनोज, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं पवन जी की बात से कि अब जब काफी सारे फ्लैट्स यहाँ पर तैयार हैं, रेडी टू पोजेशन के लिए हैं, तो अब स्टेबिलिटी आएगी इस सेक्टर में? डेफिनेटली जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट मूव कर रही है और लास्ट 6 मंथ से हम उनकी वर्किंग देखते हैं और कॉन्स्टेंटली हम उनके टच में भी हैं, तो उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2015 में उसको देखने को मिलेगा।
2014 का जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर जो है सेल्स स्टार्ट हुई हैं, मूवमेंट स्टार्ट हुई है, काफ़ी जो है इन्वेंट्री जो है मूव होना शुरू हो गई है। हाँ, रेट के ऊपर ज़रूर अभी प्रेशर है क्योंकि 2013 और ही बुरा था, उसके चलते जो है काफ़ी इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास इकट्ठी हो गई थी, लेकिन अब उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो बायर्स की भी मेरी तरफ से यही भी एडवाइस है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी अगर आपको 3,000 और 5,000 रुपये के बीच में अगर कहीं भी अवेलेबल है, स्पेशली एनसीआर के अंदर, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि यहाँ से अब जो है अपवर्ड साइन आपको देखने को मिलेगा 2015 के अंदर। नवीन रहेजा जी भी हमारे साथ है। नवीन जी, क्या लगता है किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाएंगे? 2014 कहते हैं कि प्रॉपर्टी बाजार के लिए उतना बेहतर नहीं था। 2015 में अगर मैं रहेजा डेवलपर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहूं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या कुछ खास ऑफर देंगे अपने कस्टमर्स को? सीधी सी बात है, 2014 में इतना अनसर्टेनिटी हो चुका था बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस और टोटल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी था कंट्री में, इस कारण से मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीने से जो कस्टमर कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप होना शुरू हो चुका है, और जो भी रुकी हुई इन्वेंट्री थी वो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली निकलनी शुरू हो चुकी है। 2015 में मैं रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टी को मार्केट में आज 3.5 डिकेड 35 साल से भी ज़्यादा हो गया हमें काम करते हुए देख रहे हैं। ये साइकिल जो है, इसका बॉटम लाइन जो है ऑलरेडी आ चुका है, इससे नीचे प्राइस जा नहीं सकते, क्योंकि इसके ये जो है ऑलरेडी कॉस्ट जो है, जो डेवलपर को, बिल्डर को जो कॉस्ट पड़ती है, ये उस कॉस्ट के ऊपर है इस टाइम जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है मार्केट में। ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स एट कॉस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए इस प्राइसेस के आगे जो है अब मार्केट पॉजिटिव साइड पे बड़ी फास्ट आप देखेंगे 2015 में मूव करेगी। हमें बहुत उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे लाएगा, और जैसे ही होम लोन के इंटरेस्ट रेट थोड़े से सब्सटेंशियली करेक्शन मोड में आते हैं, या थोड़ा सा नए बजट में गवर्नमेंट को हाउसिंग फॉर ऑल 2022 को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिवली वर्क कर रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म ला रहे हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस को इजी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को ठीक करते जा रहे हैं। तो दिखाई ये दे रहा है कि रियल एस्टेट एक्चुअल में जो है इसके बाद जो है बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और बहुत अच्छी डिमांड के साथ आगे बढ़ेगा 2015 में। यानी कि सबको उम्मीद है कि अब 2015 बहुत बेहतर होने वाला है, और शुरुआत हुई है बस 2015 की, और हम देख रहे हैं कि सरकार क्या कुछ कर रही है यहाँ पर, खास तौर पर प्रॉपर्टी सेगमेंट के लिए, प्रॉपर्टी बाजार के लिए। चलिए, प्रॉपर्टी बाजार में साल 2014 ने काफी बुरे हालात देखे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम खास तौर पर बात करें तो 2014 में जहां प्रॉपर्टी की कीमतों में नरमी देखने को मिली, वहीं बाकी मेट्रो सिटीज में मिला जुला असर रहा। साल 2015 कैसा रहेगा मेट्रो सिटीज के लिए, आइए देख लेते हैं। देश के प्रॉपर्टी बाजार में दिल्ली का एक बड़ा रोल है। असल खरीदार और निवेशकों के लिए दिल्ली हमेशा से पहली पसंद रही है। दिल्ली में नए प्रोजेक्ट्स की सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ प्रॉपर्टी के दाम हमेशा तेजी से भागते हैं, लेकिन साल 2014 में दिल्ली के रेट्स भी काफी हद तक टूटे। लेकिन जानकारों की राय में दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार बेहद मजबूत है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की राय में दिल्ली से सटे इलाके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में निवेश पर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली का मार्केट उठेगा, इसमें काफी स्टॉक होगा, और ये नहीं कि वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, बट इट विल बी अ हेल्दी मार्केट, ट्रांजैक्शंस बहुत होंगी। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 2014 में मंदी की मार से नहीं बच सकी। मुंबई में खरीदारों की कमी और बढ़ते अनसोल्ड स्टॉक ने शहर के रियल एस्टेट बाजार का हाल खस्ता कर दिया। जानकारों के मुताबिक मुंबई से सटी नवी मुंबई की प्रॉपर्टी बाजार में संभावनाएं कई ज्यादा हैं। नवी मुंबई में बेलापुर, नेरुल, वाशी, कोपर खेरान, घनसोली, एरोली, दीघा और सनपता जैसे इलाकों में जमकर विकास हो रहा है, और साल 2015 में इस शहर में प्रॉपर्टी बाजार के हालात सुधरने की भी संभावना है। मुंबई में और कुछ मार्केट्स में सप्लाई जरूरत से ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल सही है। आज की डिमांड के हिसाब से सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल इस कंट्री की अगर डिमांड देखें तो वो बहुत कम है। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो कि मंदी में भी स्थिर रहा। 2014 में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ, और 2015 में ये शहर न सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ साथ विदेशी निवेशकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बनेरघट्टा रोड, बेगूर रोड, इंदिरा नगर लोकेशंस में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है।
साल 2014 में हैदराबाद का प्रॉपर्टी बाजार काफी मंदा रहा। पिछले 2 साल से चले तेलंगाना मुद्दे ने हैदराबाद की प्रॉपर्टी बाजार को कई हद तक तोड़ा। हैदराबाद में खाली मकानों की संख्या भी बढ़ी। हैदराबाद की गाचीबौली, कुकटपल्ली, निजामपेट, उप्पल कलान एरिया में भी तेज विकास देखा जा रहा है। लेकिन जानकारों की राय में हैदराबाद के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल बनने से साल 2015 में शहर का प्रॉपर्टी बाजार रफ्तार पकड़ेगा। चाणक्य भाटिया के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। तो 2015 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार में, तो चलिए विनीत जी जल्दी से बता दीजिए, मुझे टॉप 3 सिटीज बताइए जिनमें अगर कस्टमर्स इन्वेस्ट करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा। देखिए, मेरे हिसाब से टॉप 3 सिटीज़ जो हमेशा रही हैं पिछले 10 साल से वही हैं दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर। तो ये मेरे टॉप 3 पिक्स हैं। ये मार्केट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। यहाँ पे सबसे पहले रिवाइवल आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट मार्केट्स हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमिक मार्केट्स हैं। सो इन्हीं मार्केट्स में सबसे ज़्यादा उछाल मिलेगा। मनोज जी, आपके टॉप 3 पिक्स? ऑब्वियसली आई एम आल्सो एग्री कि दिल्ली, एनसीआर माई नंबर 1 चॉइस, देन बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद भी हो सकता है क्योंकि जॉइंट कैपिटल बनी है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में उसके प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर लैंड की ज़रूरत है तो लैंड की अवेलेबिलिटी दिल्ली एनसीआर के अंदर ही सबसे ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ जॉब का क्रिएशन होगा, नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तो हाउसिंग और इसकी डिमांड भी कमर्शियल नंबर 1 पिक है आपका। पवन जी, आपका भी क्या मैं मान लूं दिल्ली एनसीआर नंबर 1 पिक? मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर में भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट नंबर 1 रहेगा, उसके बाद बेंगलोर, एंड आई फील दैट पुणे शुड गिव गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। नवीन जी, आप भी जल्दी से बता दीजिए इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं। टॉप 5 पिक्स आप बता दीजिए आपके कौन से हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वहां पे सबसे पहले ग्रोथ होती है। इस देश में सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी मोदी जी की तरफ से इनिशिएटिव से दिल्ली से स्टार्ट होगी और दिल्ली से आगे ही मूव करेगी। दिल्ली एनसीआर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। इस छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। तो बात हम यहाँ पर यही कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी बाजार 2015 में कैसा रहेगा और कौन से वो बढ़िया विकल्प हैं जो आप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के प्रॉपर्टी बाजार से निवेशक साल 2015 में कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन शहरों के प्रॉपर्टी बाजार में मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन जानकार क्या सोचते हैं, क्या है उनकी राय इन महत्वपूर्ण शहरों को लेकर, चलिए देख लेते हैं। गुजरात अपने तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। अहमदाबाद में न सिर्फ असल खरीदार के लिए बल्कि निवेशक के लिए भी अहमदाबाद की प्रॉपर्टी से 2015 में बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। जानकारों की माने तो साल 2015 में प्रॉपर्टी में लंबी अवधि में निवेश किया जाए तो कम से कम 20% रिटर्न मिल सकता है। अहमदाबाद के थालतेज, मोटेरा, SG हाईवे और चंदखेड़ा में मांग लगातार बढ़ने से इन इलाकों में निवेश करना फायदेमंद होगा। वहीं बेंगलुरु के बाद पुणे पर भी मंदी का असर नाक के बराबर ही देखने को मिला है। जानकारों का मानना है कि 2014 की तरह 2015 में भी पुणे की प्रॉपर्टी बाजार में ये ग्रोथ बरकरार रहने वाली है। पुणे के बनेर, वाकड़, वाघोली, धनोरी, ऑन, एयरपोर्ट रोड जैसी लोकेशंस निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशंस हैं। अहमदाबाद के लिए जो एडवांटेजेस है, जो रेंटल यील्ड है एज पर कैपिटल वैल्यू, वो काफ़ी बढ़िया है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ एज फार एज रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड इज कंसर्न्ड। इससे जॉब मार्केट ऊपर उठेगी, पुणे मार्केट में एक अच्छा स्पॉट आएगा। और पुणे मार्केट ट्रेडिशनली अगर हम देखें लास्ट 4-5 साल में एक अच्छा 15 से 20% रिटर्न निकाल रही है। ईस्टर्न इंडिया की कमर्शियल कैपिटल कोलकाता के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार 2015 में काफी सुधार कर सकती है। वजह है शहर में होने वाली मिड ईयर इलेक्शन। जानकारों की माने तो इससे कोलकाता की प्रॉपर्टी बाजार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कोलकाता में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए EM बाईपास, न्यू टाउन, बेहाला, जादवपुर, गरिया, राजारहाट हॉट एरियाज हैं। अगर चेन्नई की बात करें तो पिछले 4 से 5 साल से इस प्रॉपर्टी बाजार में थोड़ी बहुत हलचल दिखनी शुरू हुई है। शहर का रेजिडेंशियल हाउसिंग सेगमेंट एक्सपैंड हो रहा है। ये एक एंड यूजर्स ड्रिवन मार्केट बनता जा रहा है। चेन्नई के पुराने इलाकों में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लोकल बायर्स सक्रिय होते नजर आ रहे हैं।
चेन्नई में निवेश के लिए जीएसटी रोड, अशोकनगर, अदम्बकम, तंबरम, अद्यार, गुदुवंचेरी जैसे इलाके हॉट बने हुए हैं। मीडियर इलेक्शंस, जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस है, इससे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आएगा। कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी बढ़ेगी एंड आई थिंक यही एक स्पॉट है वहाँ पे मेजर। चेन्नई में अभी उतना एक्साइटमेंट नहीं है, मगर कुछ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। जानकारों की राय में जिस रफ्तार के साथ टियर 2 और 3 शहर में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही है, उसे देखकर उम्मीद की जा सकती है कि साल 2015 में प्रॉपर्टी बाजार में पॉजिटिव मूवमेंट्स देखे जा सकते हैं। चाणक्य भाटिया के साथ शिल्पी डुडेजा, जी मीडिया। विनीत, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हमेशा लोग जो है वो मेट्रोज की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब टियर 2 शहरों को भी काफी अप मार्केट समझा जाता है, काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स वहां पर मिल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन शहरों के बारे में? देखिए, काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो गया है जो इन्वेस्टर मार्केट है। इन्वेस्टर को वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ जो मार्केट उसको समझ में आती है। जब तक आपको आपके इन्वेस्टमेंट की चाबी नहीं मिलती, तब तक आप एक रिटेल फाइनेंसर हैं एंड यू आर प्रोन टू ऑल द रिस्क्स इन दी फाइनेंसिंग बिजनेस। तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करिए जहाँ की मार्केट आपको लोकल एट अ जोग्राफिकल लेवल समझ में आती है। रिटर्न्स जो हैं, रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 10 से 20% पर ईयर का रिटर्न एक्सपेक्टेड होगा। अगर आप सी थ्रू करेंगे प्रोजेक्ट को 5-6 साल तक, तो मे बी 70 to 100% काइंड ऑफ अ यील्ड you will get on any project. Now these are very basic returns in any kind of investment product. चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। सो ये एक सेफ रिटर्न है फॉर एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास। जो मार्केट आपको समझ में आती है वहाँ इन्वेस्ट करिए विद अ 5 to 6 year kind of an outlook. Returns will be almost similar unless the economy catches fire. If the economy catches fire, then yes, if you are smart enough and do your research properly, you will know where to go. पवन जी, आपका क्या टेक होगा इस पर? What do you think about this? मेरे ख्याल से whenever you are investing in any city, you should have local contacts. क्योंकि आज मैं दिल्ली में बैठा हुआ अगर बॉम्बे के रेट फाइंड आउट करूं तो डेफिनेटली मुझे 10-15% महंगे मिलेंगे हमेशा ही। तो मेरे ख्याल से अगर आपके रिलेशन उस सिटी में हैं तो उस पर होना चाहिए। सेकेंड, अहमदाबाद जैसे है फॉर एग्जांपल, इस समय ड्यू टू मोदी जी गुजरात स्टेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे गिफ्ट सिटी बन रही है वहाँ पे, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, शायद मनोज, शायद इसीलिए अहमदाबाद जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्मार्ट सिटी भी वहीं पर नहीं। मेरा जैसे टायर 2 सिटी की आपने बात करी, टायर 2 सिटी के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। बेसिक जो रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, आई थिंक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। एक बार ये बेसिक चीज़ें अगर हमारी ठीक होती हैं, देन दिस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मार्केट या प्रॉपर्टी मार्केट आप देखेंगे ये NCR या मेट्रो से निकल के टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर भी जाएगा, क्योंकि असली रिक्वायरमेंट वहाँ पे है। तो हम भी लोग अपने यहाँ भी टेक्नोलॉजी पे और गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, अप्रूवल सिस्टम के ऊपर भी अगर वो उसको रैशनलाइज करते हैं, सिंगल विंडो करते हैं, तो यू विल सी कि कॉस्टिंग में डेफिनेटली ड्रास्टिकली चेंज आएगा और टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर भी डेवलपर्स मूव करेंगे। जो वहाँ की असली रिक्वायरमेंट है, अराउंड 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के मकान को किस तरह से बनाया जाए, तो इस पर अगर वर्क होता है और टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड्स और बेसिक फैसिलिटी पहुँचती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट जो है आने वाले टाइम में आप देखेंगे जनरेट होगा। नवीन जी, आपका क्या टेक होगा? क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो शहर हैं, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये जो तमाम शहर हैं, यहाँ पर ज्यादा बिल्डर्स जाएंगे, ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भी? देखिए, सीधी सी बात है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जहां पे जॉब जनरेशन होगा और जहां पे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम किसी भी कारण से बढ़ती होगी, ये जो भी चीज़ है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बल्कि कोई भी कमोडिटी हो, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। जहां जहां डिमांड जनरेशन होगा वहां पे रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड आएगी, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा। जी विनीत, स्मार्ट सिटीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इलाहाबाद, विशाखापट्टनम, ये तमाम वो शहर है, क्या आपको लगता है, अजमेर भी उनमें से एक है, क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी अगर कोई कस्टमर करता है, कोई कंज्यूमर करता है, तो उसके लिए आने वाले दिनों में बेहतर रिटर्न्स हैं? देखिए, अभी ये कॉन्सेप्ट है, फ्रैंकली मुझे अभी तक खुद ही ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आया है। तो आई थिंक वी आर 6 months अवे एज रिटेल कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, ये स्मार्ट सिटी। जी, टिल देन इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट एंड स्टे फोकस्ड ऑन ट्राइड एंड टेस्टेड मार्केट्स
ये एक नई चीज़ है, नई स्टोरी है, नई अपॉर्चुनिटी है। कैसे बनेगी, कैसे पनपेगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या रिटर्न आएगा, ये बहुत दूर की बातें हैं अभी। पवन, हर कस्टमर, हर कंज्यूमर, या यूं कहूं कि जिसने भी घर खरीदा है, आप कई सारे बिल्डर्स ने 2016 को डेडलाइन दी हुई है। क्या आप मानते हैं कि 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है और यही साल डिसाइड करेगा कि आने वाले जो साल होंगे आपके वो कैसे होंगे, कितने कस्टमर्स आप अट्रैक्ट कर पाते हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर 2015 में कस्टमर को डिलीवरी नहीं देखी तो उसके बाद फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तब कस्टमर का कॉन्फिडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से बिल्कुल उठ जाएगा। आज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नोएडा में आज भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का रेट 8,000-9,000 रुपये स्क्वायर फीट है, जबकि वहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का रेट 5,000 रुपये के आसपास है। आज वो कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना है। अगर 2015 में डिलीवरी शेप में दिखी या डिलीवरी होनी शुरू हुई तो 2015 और 2016 दोनों अच्छे जाएंगे। सेकंड चीज, आज जहां भी इन्वेस्टर वही इन्वेस्ट करेगा जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। जी मनोज जी, जाते जाते बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, लैंड एक्विजिशन बिल की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि बिल्डर्स के लिए यहाँ पर कितनी मुसीबतें आने वाले दिनों में होने वाली है और किस तरह से आप लोग उससे कोप अप करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कई बार कई प्रोग्राम्स में बताते हैं, लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा डायरेक्टली बिल्डर्स को इफेक्ट नहीं करता है। ये गवर्नमेंट को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे या गवर्नमेंट कोई बड़ी टाउनशिप जैसे स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी स्मार्ट सिटी या किसी भी बड़ी योजना के लिए बेसिक रॉ मटेरियल है लैंड। अगर लैंड अवेलेबल होगी तभी कोई डेवलपमेंट हो सकता है, तभी कोई स्मार्ट सिटी बन सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के भी अंदर गवर्नमेंट को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बाकी बनाने वाले तो बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे लोग बनाएंगे। हमारे जैसे डेवलपर्स भी वहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट को ये आई थिंक लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर जो अध्यादेश आया है उससे गवर्नमेंट की योजनाओं में फर्क पड़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। ओवरऑल यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी जाहिर तौर पर ज्यादा मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विनीत सिंह, पवन जसूजा, मनोज गौर और साथ ही साथ नवीन रहीजा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में हिस्सा लेने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।